चलिए शुरू करते हैं हम लोग। तो आज हम लोग डिस्कशन करेंगे कि जो रेजिस्टेंस होता है, जो ओम्स लॉ में हम लोगों ने V इक्वल टू आई आर में ये R देखा था, दिस इज रेजिस्टेंस। ये रेजिस्टेंस क्या था? अपोजिशन टू द करंट, अपोजिशन टू द करंट। किसी कंडक्टर में जो उसकी प्रॉपर्टी होती है जिसकी वजह से वो अपोज करता है चार्जेस को फ्लो होने से, यानी करंट को, उसी को हम रेजिस्टेंस कहते हैं। तो ये जो रेजिस्टेंस होता है वो किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, क्या फैक्टर्स हैं जो उसमें बदलाव नॉर्मली कर सकते हैं। तो ये फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर, रेजिस्टेंस का मतलब वही R से है हमारा, ठीक है। ये जो R था रेजिस्टेंस, आपको याद ही होगा इसकी SI यूनिट हुआ करती थी ओम, एम्पियर नहीं, ओम। और ये सिंबल लिखा है बगल में ओम का, तो इस तरीके से बनाइएगा। सिंबल दिख रहा है ना, ये तो इन्वर्टेड कॉमा टाइप है, ये सिंबल, ये भी बनाना शुरू कर दो, पता लगा। तो फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर, पहली चीज क्या है? लेंथ ऑफ द कंडक्टर। अगर हम लेंथ बढ़ा दें किसी कंडक्टर की तो उसका रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। जैसे अगर मान लीजिए ये हमने ले रखा है 1 मीटर का तार, वायर, तो यहां पर जो चार्जेस फ्लो करेंगे उनकी लेंथ अगर बढ़ गई है तो उसको आगे बढ़ने में और टक्करें मिल जाएंगी। जैसे कहीं भीड़ हो 1 किलोमीटर तक, जाम लगाओ, ट्रैफिक जाम तो देखा ही आपने। मान लीजिए कहीं जाम लगा हुआ है 50 मीटर तक, वो जाम 100 मीटर तक लग जाए तो और प्रॉब्लम बढ़ जाएगी अपनी। वैसे ही तो हुआ कुछ। तो ऐसी सिचुएशन में जब लेंथ 1 मीटर है और इसकी जगह हम लेंथ को जब डबल कर देते हैं, लेंथ को हम 2 मीटर करते हैं समझाने के लिए आपको, तो हमारा रेजिस्टेंस भी बढ़ जाता है। अगर इसका रेजिस्टेंस R है तो इसका 2R हो जाएगा। क्यों बढ़ता समझ रहे हैं ना? क्योंकि यहां जो टक्कर खा रहा था इलेक्ट्रॉन, वो ज्यादा लोग से टकराना पड़ेगा, इसमें लंबा हो गया, तो लेंथ बढ़ाने से रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। R इज, ये लेंथ है, यानी R इज प्रोपोर्शनल टू L। R को बढ़ाओगे, लेंथ को बढ़ाओगे तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। क्लियर है? दूसरी बात देखते हैं हम लोग। अगर हम लोग क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द कंडक्टर की बात करें, जैसे तार ले लीजिए आप, थोड़ा तार हम लोग मोटा बनाएंगे जैसे समझ पाए। ये समझ लीजिए एक तार है, वायर है, कंडक्टर है, इसके इसको बीच से काट दो तो ये जो एरिया निकलता है ढक्कन नुमा निकलेगा ना, डिस्क देखे हो ना, गोल गोल। तो वो डिस्क जो निकलेगी उसे ही आप बोलोगे क्या है? एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया इसका, ठीक है। तो अगर इसकी जगह कोई और मोटा क्रॉस सेक्शन एरिया दे दो ऐसे, ठीक, तो जिस चार्ज को मूव करना था पहले, अब उसके पास एक की जगह रोड में 2 लेन की जगह 8 लेन मिल गई, हाईवे मिल गया, तो आराम से निकल लेगा वो। यहां से निकल जाए, बाजू से निकल जाए, कहीं से निकल जाए, रास्ता चौड़ा कर दिया तुमने। जैसे सड़क होती है 1 वे 2 वे होती है ना, एक तरफ जाना एक तरफ आना, 2 वे की जगह 4 लेन आ जाती है। 4 लेन का मतलब 2-2 सड़कें मिल जाती हैं, तो उसमें और आसानी हो जाती है। 8 लेन हो जाए तो क्या बात, और ही बढ़िया। कुछ समझ में आ रहा है? तो इस सिचुएशन में रेजिस्टेंस बढ़ेगा कि घटेगा? बढ़ेगा, घटेगा, क्योंकि उसको और आसानी दे दी गई है अब। तो R हमारा इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा 1। क्या बात समझ में आ रही है? कि अगर हम क्रॉस सेक्शन एरिया सीधी बढ़ा दें तो रेजिस्टेंस का क्या होने वाला है? रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/A। ये भी बात हम लोगों ने देख ली, समझ में भी आती है बात, है ना। अब नेचर ऑफ मटेरियल, अब क्या देखा गया कि अगर हम मटेरियल में चेंज कर दें, क्या मटेरियल मतलब, जैसे कि हमारे पास अगर मान लीजिए एल्युमिनियम है, Al से लिखते हो ना एल्युमिनियम, और इसकी जगह हम कॉपर ले लें, मटेरियल ही बदल दें, इसको कॉपर ले लिया, तो ये हम देखते हैं कि कॉपर हमारा अच्छा कंडक्टर साबित होता है, यानी रेजिस्टेंस कॉपर का कम हो जाता है। तो ये किस मटेरियल का बना है, नेचर ऑफ मटेरियल मतलब किस मटेरियल का बना है, इस पे भी डिपेंड करता है।
अगर आप मटेरियल बदलेंगे तो रेजिस्टेंस का मामला भी बदल जाएगा, कम या ज़्यादा। अच्छा कंडक्टर है तो रेजिस्टेंस कम होगा, ठीक है। इस मटेरियल, कौन सा मटेरियल बेहतर है या नहीं बेहतर, इसको यूज़ करने के लिए हम लोग सिंबल यूज़ करते हैं इस प्रॉपर्टी को दिखाने के लिए, उसको बोलते हैं, ये बोलते हैं रो, और इसका मतलब होता है रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, ठीक है। रेजिस्टिविटी रेजिस्टेंस नहीं होता है, ध्यान रखिएगा। रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस दो अलग अलग बातें हैं। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो रेजिस्टिविटी रो और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ये दोनों तो एक है, लेकिन रेजिस्टेंस डिफर है। रेजिस्टेंस अलग चीज होती है। रेजिस्टेंस जो होता है उसको आर से दिखाते हैं, ये रो है। तो अगर किसी में कंडक्टिविटी बेहतर है, कंडक्टर अच्छा है, तो रेजिस्टिविटी मयंक क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। और रेजिस्टिविटी अगर ज्यादा हो गई तो क्या मतलब रात्रि का? कि वो उसका अपोजिशन बढ़ जाएगा, ठीक है। तो आर, और आप ऐसा समझ सकते हैं आर इज प्रोपोर्शनल टू रो। रेजिस्टिविटी ज्यादा तो रेजिस्टेंस भी ज्यादा, लेकिन रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस दो अलग अलग बातें हैं। एक बात बिल्कुल नहीं समझना, एग्जाम में पूछते हैं जानबूझ के, ये तो गलती नहीं करना। अभी हम घुमा के क्वेश्चन पूछेंगे आपसे। अभी मेरी बात क्लैरिटी से जा रही है? किसी को डाउट हो तो पूछ सकता है। आगे बात करते हैं चौथा फैक्टर जो कि असर डालेगा रेजिस्टेंस पे। नॉर्मली जो प्योर मेटल्स रहते हैं, ये भी एक बहुत बड़ी फील्ड है, लेकिन नॉर्मली जो प्योर मेटल्स रहते हैं, प्योर मेटल जैसे कॉपर ही ले लो, तो प्योर मेटल जो होते हैं उनका टेम्परेचर अगर बढ़ा देते हैं हम लोग तो उनका रेजिस्टेंस भी बढ़ जाता है प्योर मेटल्स का। प्योर मेटल क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ऐसे और भी कई सारे मटेरियल पाए जाते हैं जो टेम्परेचर बढ़ाने पर डिफरेंट बिहेवियर शो करते हैं, इसलिए प्योर मेटल लिखना पड़ जाता है। कुछ मटेरियल होते हैं जो कुछ उल्टा शो कर सकते हैं इसका, तो वो सब बातें किनारे रखी जाती हैं। मोटे तौर पे बोला जाता है कि अगर प्योर मेटल है तो टेम्परेचर बढ़ाने पे उसका रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। इसको समझें तो कैसे बढ़ जाता है? मान लीजिए ये है तार में आपने हीट अप कर दिया, जब इसको खूब गर्म कर देंगे, टेम्परेचर बढ़ा देंगे, तो जो इलेक्ट्रॉन है वो तो और तेजी से भागना शुरू कर देगा, बहुत तेज। तो आप किसी भीड़ में कस के दौड़ेंगे तो टक्कर कम होगी कि ज्यादा? भीड़ है, आप बहुत तेजी में लगे हुए तो भड़ भड़ टकराते हुए जाएंगे। कभी कभी स्कूल में देर होती होगी, घुसते होंगे क्लास में तो बोतल कहीं गिरती होगी, बैग कहीं गिरता होगा, आप चारों का निश्चित पड़े रहते होंगे। मैडम कहती हैं उठाओ बच्ची को। हो सकता है ना ऐसा, ज़्यादा लेट हो जाए। ऐसा तो नहीं होता होगा, मैंने एग्जैजरेट कर दिया, लेकिन हाफते कांपते तो पहुँचते ही होंगे क्या आज तो मरे। हो सकता है रास्ते में कोई चपरासी या कुत्ता बिल्ली पड़े तो चढ़ भी जाए उसके ऊपर और वो काट ले। काटेगा नहीं वैसे, है ना? कुछ समझ में आ रहा है क्या बता रहे हैं? तो प्योर मेटल में टेम्परेचर बढ़ाने पर क्या होने वाला है? अब इतनी सारी जब बातें हमने सीख ली तो इसकी बात तो आने वाली क्लासेस में होती है आगे, लेकिन इन तीनों को मिक्स कर लेते हैं और एक फॉर्मूला बना लेते हैं हम लोग। वो फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, न्यूमेरिकल भी इस पे आते हैं। वो फॉर्मूला बनता है R इज टू रो L बाई ए। ये फॉर्मूला बन के तैयार हो जाता है। अब देखिए कुछ बातें और इंपॉर्टेंट सिद्धि जी। ये क्या है सिद्धि? नहीं, रो है, लेकिन वैसे क्या नाम क्या है इसका? व्हाट इज दिस जी विकास? रेजिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। तो अगर आपसे पूछें कि स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का यूनिट बताओ तो बता सकेंगे आप? इस रो का यूनिट नहीं पता, देखो पता चलेगा, ऐसे निकाला करो। रो की क्या निकालनी है? SI यूनिट ऑफ रो। तो रो को लिख सकते हैं R इंटू ए। कुछ दिख रहा है कि नहीं? नहीं दिख रहा तुमको? ये रो लिखा, ए को इधर मल्टीप्लाई किया, एल को नीचे है। अब बाकियों की यूनिट डाल दो। जैसे आर की यूनिट क्या होती है? अभी हमने बताया तो यार, ओम।
ठीक है, आर की यूनिट ओम। एरिया, रुक जाना, एरिया की यूनिट मीटर स्क्वायर, और लेंथ की यूनिट मीटर। अब ये मीटर और ये इसका स्क्वायर गया कट, तो आ गई ओम मीटर। ठीक है, तो इसकी यूनिट होती है ओम मीटर। ओम मीटर इज द यूनिट ऑफ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी। बात समझ में आती है क्या? तो ये एसआई यूनिट याद कर लीजिए, ओम मीटर इज द एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी डज नॉट डिपेंड ऑन लेंथ थिकनेस, लेकिन ये टेम्परेचर पे डिपेंड करेगी। और जो टेम्परेचर पे डिपेंडेंसी है रेजिस्टिविटी की, वो हम लोग पढ़ते हैं क्लास 11th में जाके। ठीक है, तो ये जो रो है, रो हमारा लेंथ पे डिपेंड नहीं करता, एरिया पे डिपेंड नहीं करता, टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर बढ़ाने पर। लेकिन जो फॉर्मूला बनता है रो का, वो आप क्लास 11 में पढ़ेंगे किसी भी रेजिस्टेंस के लिए, R इक्वल टू रो नॉट प्लस 1 माइनस अल्फा टी करके। तो वो जो फॉर्मूला बनेगा वो 11th क्लास में सामने पिक्चर में आएगा। अभी आपको इतना ही देखना है कि टेम्परेचर बढ़ाने पर रेजिस्टिविटी बढ़ेगी, बाकी लेंथ और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बढ़ाने पर इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्या ये कनेक्ट हो पाई बात? हुई? अब छोटे छोटे एक दो एग्जाम्पल करते हैं और देखते हैं कितना आप पकड़ बना रहे हैं। वही एग्जाम में पूछे जाते हैं। जो हमने पढ़ा इसमें से कोई चीज़ पूछनी है? बढ़ेगा, लेंथ बढ़ा दिए तो आर बढ़ नहीं जाएगा। करंट से रेजिस्टेंस पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, आपको बताया था पहले ही। करंट और पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाने घटाने से आर नहीं बदलता है, आर ये बदलने पे बदलेगा। मतलब वही वी और आई बदलाव, वी आई में बदलाव करने पर नहीं हम आपकी बात समझ गए, थोड़ा फोटो में दिखा देते हैं इनको, हो सकता है कई बच्चों को और भी डाउट हो। देखिए, आपने एक रेजिस्टेंस लिया, रेजिस्टेंस ऐसे शो करते हैं, वैसे हर चीज़ में जैसे बल्ब लगा होता है, बल्ब में रेजिस्टेंस होता है, तो इसको शो ऐसे करते हैं। आप अच्छे से समझने के लिए सोचिए, यहाँ पे बल्ब है, बल्ब के अंदर रेजिस्टेंस है। ठीक है, अब इस बल्ब का रेजिस्टेंस सपोज कर लेते हैं हम लोग कितना है, 5 ओम, ऐसे ही समझाने के लिए आर्बिट्री फिगर होगा ना कुछ ना कुछ। अब इसमें इस समय कुछ हमने करंट फ्लो करा रखी, सपोज करिए V दे रखा है 5 वोल्ट, तो I कितनी हो जाएगी, 1 एम्पियर। V इज इक्वल टू आई आर, V इज इक्वल टू आई आर, तो ये 5, 1 इंटू 5 हो गया सेट। अब आपने क्या किया, इसी बल्ब को फिर से लगाया एक दूसरे सर्किट में, और उसमें बैटरी लगा दी कितनी, 10 वोल्ट की। ठीक, अब आप सोचने लगे कि क्या ये आर बढ़ेगा या घटेगा, तो ये आर बढ़ेगा घटेगा नहीं, ये 5 ही रहेगा। अब करंट बदल जाएगी, अब करंट कितनी हो जाएगी, 2 एम्पियर। आर नहीं बदलेगा, फिर देखो V इज इक्वल टू आई इंटू आर, दिस विल नॉट चेंज। जी, तुम लंबी लो चाहे छोटी लो, उसको सारे समझने के लिए हम लोग नेग्लिजिबल मानेंगे। जहां स्ट्रेट वायर बना रहता है, ये सीधा तार, उसका रेजिस्टेंस नहीं लेते हैं, है ना। अगर लेने चलेंगे तो पहाड़ ढकेल काम हो जाएगा। अभी 9th 10th क्लास में, आगे तक तो लेते नहीं, PhD तक है ना, निकालना पड़ता है मीटर लेके। समझ में आ रही है बात? तो यहाँ पर जितने स्ट्रेट वायर्स दिख रहे हैं आपको, ये स्ट्रेट वायर, यहाँ पर क्या होने वाला है, इसका रेजिस्टेंस कुछ नहीं मानना है, 0, और बाकी रेजिस्टेंस कहीं होगा तो ऐसे दिखाएंगे, बल्ब लगाया इसकी जगह ये लगा देंगे ऐसे। कुछ पकड़ में आ रही बात कि नहीं आ रही? yes, 2, ठीक है, इस तरीके से। तो रेजिस्टेंस क्या V और I के बदलने पे R चेंज होता है? आंसर है R चेंज नहीं होता है। R चेंज कब होता है? जब ये चेंज होता है। R इस पे डिपेंड करता है, V और I पर R डिपेंड नहीं करता है। क्या मेरी बात आप तक पहुंच रही है? अच्छा, अब कुछ छोटे बड़े सवाल ये समझ लेना एकदम अच्छे से। तुमसे ही शुरू करते हैं। अगर 1 मीटर एक लंबा तार है, उसका रेजिस्टेंस है 2 ओम, तो वही 2 मीटर लंबा तार ले लें तो कितना रेजिस्टेंस होगा? 4 ओम। कैसे भाई, ये 4 ओम कैसे निकला?
भाई यहां पर हमने देखा था कि ये फॉर्मूला होता है। अगर हमारी वही तार है तो लेंथ जो भी तार है, मान लीजिए पहले वाले का रेजिस्टेंस आया रो, लेंथ हो गया 1 मीटर, एरिया हो गया ए, और इसकी वैल्यू थी 2 ओम। दिख रही है? R2 जो हमें रेजिस्टेंस निकालना है, रो वही है क्योंकि मटेरियल वही है, लेंथ हो गई है 2, एरिया क्रॉस सेक्शन वही है, तो अब ये पहले का क्या रिजल्ट दे देगा? ठीक लिखा, हाँ क्या रिजल्ट देगा? हाँ कॉमन ले लो, तो अब रिजल्ट देगा क्या ये तो बताओ। 2R, और R पहले कितना था? 4 ओम। ठीक, तो आपका जवाब सही है, 4 ओम। ये 1 मीटर का 2 ओम, तो 2 मीटर का 4 ओम। समझ में आई बात? एग्जाम में इस तरह करके दिखाना पड़ता है, जबकि आंसर आप पहले ही जान गए हैं, लेकिन ऐसे करेंगे तब समझ में आएगा क्या किया गया है। ये फॉर्मूला है ना, R इक्वल टू रो एल बाई ए, R इक्वल टू रो एल बाई, ये फॉर्मूला है। क्या ये समझ पाए कैसे किया है? कम बच्चे समझ पाए होंगे मुझे लगता है। एक सवाल और लेते हैं, कुछ कनेक्ट हुआ ये? कुछ हरकत हुई है? हरकत गाना गाते हैं ना तो बोलता हरकत ले रहे हैं आप। चलो आगे देखते हैं। मान लीजिए एक वायर है जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया 2, हाइपोथेटिकल फिगर है, 2 मीटर स्क्वायर बहुत बड़ा होता है, इतना मोटा तार कहाँ बनेगा, लेकिन समझने समझाने की बात कर रहा हूँ, ठीक है। और इसका रेजिस्टेंस है 1 ओम। अब हमने एरिया उसका कर दिया 1 मीटर स्क्वायर, तो कितना ओम रेजिस्टेंस रहेगा? सेम मटेरियल है, बताओ बेटा तनुश्री, आप बताओगी? बताओ अद्रिका। 2 ओम। देखिए पहले वाले के लिए फॉर्मूला बनाइए, R1 इक्वल टू रो एल अपॉन ए, ऐसे लगता है ना, ये फॉर्मूला है। तो पहले वाले के लिए बना R1, मटेरियल दोनों का सेम है तो रो सेम हो जाएगा, लेंथ कितना है जो इसका वो इसका L, पहले वाले का A तो A1, और इसकी वैल्यू कितनी दी है? इसकी वैल्यू दे रखी है 1 ओम। एरिया लिख दो यहाँ पे कितना है? 2, 1, ठीक है। अब हमें निकालना है दूसरा R2, तो R2 की वैल्यू पता नहीं, रो लिखा, L लिखा, और एरिया कितना है? 1। तो ये वैल्यू कैसे बन गई? यहाँ पर R2 कितना निकला? देखो 1 मिनट, यहाँ रो एल की वैल्यू कितनी आएगी बेटा? 2 आएगी। रो एल 2 किससे मल्टीप्लाई कर दिया? 2, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, रो इंटू एल अपॉन 2 था, 2 इधर मल्टीप्लाई हो गया तो रो एल इसको 2 हो गया, हुआ कि नहीं? अब यहाँ पर रो एल की वैल्यू डाल दो, ये 2, तो 2 अपॉन 1 इक्वल टू 2 ओम। टूट तो जाओ। हाँ हाँ बढ़े, क्या बोलो सर? रेजिस्टेंस सर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। तो ये घटा दिए हो तो बढ़ेगा नहीं, एरिया घटाए हो कि हमेशा बढ़ नहीं एरिया। समझ में आई बात? एरिया घटा, क्रॉस सेक्शन एरिया घटा दिया गया है तो रेजिस्टेंस सार्थक बढ़ जाएगा। क्या ये समझ में आया? नहीं आया समझ में? अरे भाई तो बड़ी अच्छी बात है। कितने लोग समझ में नहीं आया? हाथ उठाओ, बिल्कुल एकदम मस्त। कोई डर के मारे हाथ ही नहीं उठा रहा, समझ में तो सबको नहीं आया होगा। एक गौरी हाथ उठा रही बात, हाथ उठाओ जिसको समझ में नहीं आया। चुप है सब। समझो ये एग्जाम में बहुत आता है। आपको दिया गया था कि एक कंडक्टर है जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया 2 मीटर स्क्वायर है और उसका रेजिस्टेंस 1 ओम है। तो अगर इस फॉर्मूले को यूज करें तो क्या हम ये कह सकते हैं रेजिस्टेंस 1 है, आर की जगह लिखा 1, वो फिर रो मालूम नहीं है, रेजिस्टिविटी होगी, लेंथ पता नहीं है, और ए कितना दे रखा है? 2। ये लिख सकते हो कि नहीं? एग्री कर रहे हो इससे? एग्री कर रहे हो तो इसका मतलब 1 इक्वल टू रो एल अपॉन 2 ही तो होता है, और इसका मतलब क्या होगा? रो एल इक्वल टू 1 इंटू 2। ये होगा कि नहीं? होगा कि नहीं होगा?
इस वाले के लिए आ जाओ, सेकंड के लिए, तो इसके लिए क्या वही फॉर्मूला लगाओ, आर इक्वल टू रो एल बाई ए। तो आर कितना है मुझे मालूम नहीं, निकालना है। रो एल कितना है मालूम नहीं, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना 1 मीटर स्क्वायर। तो यहाँ जो इसकी वैल्यू रो एल अपॉन 1 तो रही, रो एल क्या है 2, तो ये 2 अपॉन 1 यानी 2 ओम इसका रेजिस्टेंस आ गया। ठीक है कि नहीं? समझ में आया? तो ऐसे सवाल आपको मिलेंगे। ठीक, अब उसके बाद क्या होता है, इन दोनों को मिक्स करके सवाल दिए जाते हैं, फिर और मिक्सिंग भी होती है। अभी हल्की मिक्सिंग करेंगे, फिर गाढ़ी मिक्सिंग हो जाएगी। नोट करो इसको, नोट कर लिया है? ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, जल्दी नोट करो बेटा तनुश्री। हाँ, रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी, रेजिस्टेंस रो एल बाई ए पे डिपेंड करता है और रेजिस्टिविटी एक कंडक्टर की इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है। अब तुम पूछोगे इंट्रिंसिक का मतलब क्या होता है ना? पूछो। रो जो होता है, रो वो एक कंडक्टर की इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है। जैसे कॉपर की कुछ, कॉपर का जो रो होता है वो हमेशा कॉपर का रो इतना ही होता है एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर। जैसे समझाने के लिए इन्होंने पूछा आर और रो में फर्क क्या होता है। ठीक, तो आपके मान लो डिफरेंस लिखने को आए तो पहला डिफरेंस लिखिएगा। आप लोग कैसे लिखते हैं? दिस इज नोन एज ए रेजिस्टेंस, मुद्दा हम बता रहे हैं भैया। दिस इज रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। उसके बाद इसकी यूनिट ओम, इसकी यूनिट ओम मीटर, दो तो ये। तीसरी चीज होती है कि रो हमारी इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है ऑफ द मटेरियल, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल। यानी अगर हम बोलें कि रो ऑफ कॉपर एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर के साथ, कॉपर का रो जो भी वैल्यू होती है मुझे याद नहीं है, मान लो समझाने के लिए मान लेते 10 होती है, तो ये 10 हमेशा होगी। फिर आप इसके चाहे बर्तन बना दीजिए, चाहे कुछ कर दीजिए, चाहे तार बनाइए, बर्तन बनाइए, ज्वेलरी बनाइए, कुछ बनाइए, ये नहीं बदलने वाली। जबकि आर बदलता है। अगर आप यही चीज़ उठा लें और नेक कोई लंबा ऐसे तार बनाए, दूसरा तार लंबा बना दे, तो ये आर बदल जाएगा। तो आर उसकी इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी नहीं है, आर उसके लेंथ पे डिपेंड कर रहा है, उसके एरिया पे डिपेंड कर रहा है, बहुत चीज़ों पे डिपेंड कर रहा है। क्या कुछ कनेक्ट कर पा रहे हैं आप? हैं? लेकिन कॉपर की जो इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है एट पर्टिकुलर गिवन टेम्परेचर, उसके बाद वो बदलाव नहीं लेती। ठीक है, तो ये रेजिस्टिविटी होती है। अगला सवाल एक बहुत ही आसान है, सबको करना चाहिए इसको। लेंथ 2 मीटर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 2 मीटर, रेजिस्टेंस 2 मीटर। लेंथ 1 मीटर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 मीटर, आर कितना होगा? तो बेटा आप बता सकेंगी इसको? नहीं, उनसे पूछा था हमने, नाम अभी याद नहीं हुआ। बेटा क्या नाम था आपका? तुशिका। तो तुशिका जी आप बताएंगी क्या? कोशिश करेंगी? पूछ लेते फिर आपसे पूछेंगे। ट्राई कीजिए, हो जाएगा। थोड़ा सा उसी तरीके से जो फॉर्मूला पढ़ा था उसमें बैठाने की कोशिश कीजिएगा, देन यू विल गेट द राइट आंसर। पहला फॉर्मूला जो हमारे पास आर इक्वल टू रो एल बाई ए है, उसको अप्लाई कर दीजिए। तो आर इक्वल टू रो एल बाई ए, ये लिखा हुआ है ना, एक बार और लिख देता हूं। हमने ये फॉर्मूला पढ़ा है ना हम लोगों ने। पहले के लिए आर कितना है 2 ओम, ये लिखा 2, इसकी जगह 2। रो हमें मालूम नहीं किस मटेरियल का, पढ़े रहने देते हैं। एल कितना है 2 मीटर, ए कितना है 2 मीटर। तो इसका कैलकुलेशन किया तो 2 से 2 कट गया, रो बराबर 2 आ गया। ओम मीटर इसकी यूनिट है, मालूम पड़ गया। अब अंशिका जी इस पे आ जाओ, सेकंड वाले केस में फॉर्मूला आर इक्वल टू रो एल बाई ए। आर कितना है मालूम नहीं, निकालना है।
रो हमको मालूम चल चुका है 2 है, लेंथ है 1 और ये आंसर आ गया 2 ओम। तो 2 ओम इसका आंसर आ गया। यानी देखिए इसके रेजिस्टेंस में कोई फर्क नहीं पड़ा। क्या ये समझ में आया है? अच्छा, एक थोड़ा तिकड़म करते हैं इसमें, इसको नोट कर लो पहले। कर लिए नोट? चलिए, बड़ी अच्छी बात। को है तो ऐसा सामने ना एडजस्ट हो गया ना, एक कम चेंज हो रहा है, एक ज़्यादा चेंज हो रहा है। दोनों चेंज होने पे चीज़ें बदल ही जाएं ज़रूरी नहीं है। आपके लिए बहुत प्यारा एग्जाम्पल, मान लीजिए 9th क्लास में 6 मंथली एग्ज़ाम देती हैं आप, 3 सब्जेक्ट इंग्लिश, मैथ, साइंस, 3 ही लेते हैं, चौथा भी ले लो, हिंदी भी तो पढ़ी होगी कम से कम, ठीक है। मान लो इसमें आए आपके 90, मैथ्स में आए 92, बहुत तुमको है साइंस। ये क्या था 6 मंथली की फिगर, हिंदी का देख के वैसे ही गिर गई, मेरे तो इतने आए नहीं कि भाई, है ना। तो अब क्या हुआ कि ये किसका था 6 मंथली हाफ ईयरली, जिसे बोलते हैं हाफ ईयरली एग्जामिनेशन। अब बारी आई फाइनल एग्जामिनेशन की। रुक जाओ पहले, इसको कितना आया सम इसका? शायद सही है, मुझे लगता है, जोड़ लेना भाई। ठीक, अब क्या हुआ, फाइनल एग्जामिनेशन में फिर से 90, मैथ्स में आ गए आपके 82, साइंस में आ गए 92, और अब तो पार ही नहीं हो पाएगा, ये बढ़ाना पड़ जाएगा। इसको 90 रहने देते हैं, इसमें ज़्यादा कम नहीं करते हैं, इसको 85 कर देते हैं। तो अब यहाँ पे कितने फिर कितना आ गया 366। देखो आपका मैथ साइंस में नंबर बदला, लेकिन टोटल बदला क्या? यही तो इसमें हुआ कि एरिया और लेंथ बदला, लेकिन टोटल ना बदला। हो सकता है कि नहीं ऐसा? हो रहा है, हो रहा है। तो यही मतलब है कि ओवरऑल इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, उसमें इन्वॉल्व जो फैक्टर्स होते हैं उनको देखना पड़ता है, कितना कितना असर डाला गया है। समझ पा रही हो गया? आप समझे सर तक? तो एक सवाल और जल्दी से आपके लिए, और कोई चिल्लाएगा नहीं, जो निकाल लेगा शांत रहेगा, हम नाम लेके पूछेंगे। एक तार का लेंथ है 2 मीटर, उसका रेडियस है, रुक जा, क्या है 2 मीटर? आर मतलब रेडियस ऑफ द क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर। आर क्या है? रेडियस ऑफ द क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर। आर मतलब रेडियस है, समझे ना? हाँ अभिषेक जी, मुझे लगता है मुझे किसी का हुआ, हाथ उठाओ। चलो अभी देखते हैं कितना आता, याद तो नहीं, ऐसे ही लिख दिया सवाल। 2, अच्छा, एक का 2, एक का 4, 2, इनका भी 2 आया है, ठीक है। कईयों का 2 आ रहा है, लग रहा है, हो सकता है 2 ही सही हो, मुझे नहीं मालूम, देखते हैं। ठीक है, निकला आपका कितना? 2 नहीं निकल रहा है। अद्रिका, पीछे रिया, अंशिका, राजवर्धन, सिद्धि, अरे चल पड़ा आ रहा है, ठीक है भाई। चलो इधर देखते हैं हम लोग। तो पहली वाली सिचुएशन के लिए R = रो बाई रो एल अपॉन ए फॉर्मूला होता है। R लिखा, रो हमको मालूम नहीं था, लेंथ हमारे पास थी 2 मीटर, और ये 4 मीटर था क्रॉस सेक्शन रेडियस। बड़ी एब्सर्ड फिगर है लेकिन समझाने के लिए। तो देखिए ये हो जाएगा πr²। ये यही आपको दिया था हमने, सर 0.5 आ रहा है, इसीलिए दिया। रुक जाओ, शांति बनाए रखें। आगे देखो, ये निकली थी कितनी, R की जगह ये वैल्यू थी 2, तो यहां से रो कितना निकला, तो रो बराबर हो गया 2 8, यानी 16 पाई निकला, जैसा मुझे लगता है।
बहुत सुंदर बात। अब आ जाओ सेकंड वाले में, जागते रहो। रो एल कितना था 1 मीटर, एरिया कितना था पाई आर स्क्वायर, और आर पता करना है। तो ये रो हो गया, नीचे हो गया पाई इंटू 4। रो कितना निकालें 16 पाई, नीचे कितना है 4 पाई, कितना आ गया 4 ओम इज द आंसर। जिनका 4 ओम आया उनके लिए खुशखबरी है, बाकियों के लिए मेहनत जारी रखें। है ना, ये छोटी सी बात हम जान रहे थे आप लोग मिस कर सकते हैं, इसलिए मैंने रेडियस के ऊपर फोकस किया इस बार, और आप में से कई लोग गच्चा खा गए। क्या ये समझ में आया? समझ गए कहाँ ध्यान देने की जरूरत थी? रेडियस क्या चीज़ बता रही थी? यस सर 4 आएगा। ठीक है, आ गया 4। आप समझे सार्थक? श्योर? किसी को इसमें, रुक जाओ बेटा, किसी को कोई डाउट इसमें? ये समझ में आया क्या किया गया? सिद्धि आप समझी? गौरी कुछ पूछना है इसमें? तो फिर आज के लिए हम लोग इतने ही रखेंगे, बाकी नेक्स्ट टर्न पे कल आगे की बात करेंगे। ठीक है, थैंक यू।